क्वेश्चन नंबर 13.3 है बेटा। obtain the binding energy in MeV of a nitrogen nucleus. it is given कि नाइट्रोजन न्यूक्लियस का जो मास है और कुछ नहीं दिया, देखो that mass is 14.00307। आपको निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस न्यूक्लियस, और बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है किसमें, MeV में। इट इज गिवन इट इज नाइट्रोजन न्यूक्लियस मींस नाइट्रोजन 714 दिया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 7। कल हमने क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस का मास जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के इंडिविजुअल मासेस को ऐड करेंगे तो उतना नहीं होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो इंडिविजुअल सबका ऐड करके मास आएगा वो ज्यादा होगा। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर Z है तो मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना हुआ, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन हुआ 7 इंटू 1 AMU में निकालेंगे ना 1.007825। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें, इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस में वी हैव 7 न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड E लिखने का, we have 7 neutrons and total mass of neutrons is equal to 7 into 1.008665। ये AMU में निकल रहा है। Therefore total mass of nucleons कितना हुआ, 7 into 1.007825U plus 7 into 1.008665U। ठीक है, दिस कम्स टू बी, कैलकुलेट कर लीजिए इसको कितना आता है एक बार। ठीक है, ये आ गया बेटा टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। वी हैव 7 प्रोटॉन्स, सो एक प्रोटॉन के मास को हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद 7। वी हैव 7 न्यूट्रॉन्स, 7 इंटू 8665, टोटल करके आ गया 14.11543 AMU। फिर हमें जो मास ऑफ दिस न्यूक्लियस दिया है दैट इज 14.00, सो डेल्टा M कितना होगा, डेल्टा M इज इक्वल टू 14.11543 minus 14.00307, this will be equal to 0.11। delta M is equal to 0.11236 AMU, शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो AMU में हमारे पास आ गया मास डिफेक्ट, या मास बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ मासेस। वी नो 1 AMU जो है, यहाँ आपने पढ़ा हुआ पहले इसी पर्टिकुलर चैप्टर में देख रहे थे हम, 1 AMU जो है वो 931.5 MeV होता है। तो अगर ये डेल्टा M है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, द रिजल्ट विल बी 10। मैं लिख लेता हूँ पूरा, बाइंडिंग एनर्जी होगी 0.11236 into 931.5 MeV, and this result will be 104.6 MeV। ठीक है, इस तरह से हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, बट आपको ये पता होना चाहिए कैसे करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है, वी आर गिवन आयरन एंड बिस्मथ, फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, उसमें ये नंबर डिफरेंट है, जैसे आयरन is 2656 and bismuth is
83,209, 83,209. So यहाँ पर Z will be 26, A will be 56, so N मतलब number of neutrons will be 30. तो यहाँ भी number of neutrons will not be 83. तो आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना है. डेल्टा M का सीधा फॉर्मूला याद रखो. डेल्टा M is equal to ZMP plus A minus ZMN minus mass of the nucleus. ये निकला. तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? डायरेक्टली अगर लिखें, बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू डेल्टा M, जो भी आपके पास AMU में आना चाहिए, डेल्टा M इंटू 931.5 MeV. ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी व्हेनेवर यू कैलकुलेट इट फ्रॉम मास डिफेक्ट. तो जो मास डिफेक्ट है, मान लो मास डिफेक्ट कभी आता है 0.1 AMU, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? 931.5 इंटू 0.1. अगर ये 0.2 होगा तो 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी फ्रॉम मास डिफेक्ट. बेटा अब मेन चीज देखें आज की. किसी भी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है, द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस डज नॉट ओनली डिपेंड कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है. अदरवाइज हम जब बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करते हैं, देखो हम क्या बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी? इट इज द एनर्जी विद विच द न्यूक्लियॉन्स आर हेल्ड टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स. द मिनिमम एनर्जी required to separate the nucleons up to such a distance that they do not interact with each other. कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए ताकि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन उनका खत्म हो जाए? मींस शॉर्ट रेंज फोर्स होती है ना, दूर चले जाएं, सेपरेट हो जाए. दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. बेटा जो किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है, द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस depends on average binding energy. Average binding energy instead of total binding energy. न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करती है, ना कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी पे. लेट अस अंडरस्टैंड दिस आल्सो. एवरेज बाइंडिंग एनर्जी और टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बेटा जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी is obtained by dividing the total binding energy with mass number. Therefore average binding energy VE bar से रिप्रेजेंट करते हैं. It is equal to total binding energy divided by mass number. मतलब जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए. मास नंबर इज ए. क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस है वो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करती है, वो समझ लो. ये रब कर दूं. हाउ वी डिफाइन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी? सिंपली टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं,
जैसे अभी कैलकुलेट की 104 आई थी टोटल बाइंडिंग एनर्जी किसकी, अभी हम किस एक क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहे थे नाइट्रोजन की, तो मास नंबर 14 है, तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, दो कोई न्यूक्लियस है एक्स एंड वाई। एक्स का एटॉमिक नंबर है 40, मास नंबर है सपोज 90, वाई का और एक्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है, सपोज जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है एक्स की दैट इज 200। मैं एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी और टोटल बाइंडिंग एनर्जी में क्या डिफरेंस है। एक्स का एटॉमिक नंबर 40, मास नंबर 90 और टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है कैसे कैलकुलेट किया, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस MN से मास डिफेक्ट 931 से मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग एनर्जी। वाई जो है दिस इज 25 एंड से दिस इज 60, और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, थोड़ा राउंड फिगर में ले लेता हूं ताकि आप फिर से कैलकुलेशन में नहीं उलझो। दिस इज 180, और यहां जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज से 140। तो क्या बोलेंगे बेटा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है, हियर हियर टोटल बाइंडिंग एनर्जी of X is more than that of Y। टोटल बाइंडिंग एनर्जी X की 180 है और टोटल बाइंडिंग एनर्जी Y की जो है दैट इज 140। लेकिन अगर मैं बोलूं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ X, इट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 90, दैट इज इक्वल टू 2 MeV। और अगर मैं बोलूं एवरेज कैसे फाइंड किया, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, और अगर यही एवरेज बाइंडिंग एनर्जी Y के लिए कैलकुलेट करनी है, इट इज इक्वल टू टोटल बाइंडिंग एनर्जी इज 140 एंड मास नंबर इज 60, so this is 14 by 6, 7 by 3। ठीक है, तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी Y की ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ X, therefore Y is more stable than X। Y is more stable than X। जिसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी देख के नहीं हमने कोई भी आइडिया लगाना कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने से स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी या ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कुछ पूछना तो पूछो इसके रिलेटेड। बेटा बाइंडिंग एनर्जी को समझने के लिए डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स की हम बाइंडिंग एनर्जी, डिफरेंट न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। कोई भी न्यूक्लियस है, जैसे आयरन है, आयरन है 2656, टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालना हमने सीख लिया। जो भी टोटल बाइंडिंग एनर्जी आएगी उसको 56 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी कोई दूसरा एलिमेंट है यूरेनियम 92 236 है या 235 है, इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, उसको 235 से डिवाइड करेंगे
सो कोई भी एलिमेंट, कार्बन से 612 है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालो और उसको 12 से डिवाइड कर दो, बन गई एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। ऑक्सीजन है O816, टोटल बाइंडिंग एनर्जी तो निकाल सकते हैं ZmP प्लस A माइनस ZMn, डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो हम हर एक न्यूक्लियस की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली, हर एक की। तो उन कैलकुलेशंस के बेसिस पे वी हैव ए ग्राफ which is very important graph. It is called as binding energy curve. This graph is called as binding energy curve. It is actually a graph between average binding energy and mass number. किसके बीच में ग्राफ है? इट इज ग्राफ बिटवीन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, जो भी बाइंडिंग एनर्जी आई उसको मास नंबर से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगी हमें एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। मैं यहाँ ग्राफ का बताता हूँ कैसा शेप होता है। इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है उसे ले लेंगे अलोंग y एक्सिस। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी is taken along y axis and mass number is taken along x axis। ठीक है, इट इज लाइक इधर मास नंबर और इधर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। इस ग्राफ को प्लॉट कैसे करेंगे? हर एक न्यूक्लियस की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने ये देख लिया, ठीक है, एक ही कर सकते हैं तो दूसरे के भी कर ही सकते हैं। बेटा अगर उस ग्राफ को प्लॉट किया जाए, देखो रफली वो ग्राफ ऐसा होता है। उस ग्राफ की जो शेप बनेगी, टू ए ग्रेटर एक्सटेंट वो शेप ऐसी बनती है, आप एनसीईआरटी में भी देख लीजिए जाए। अब इसमें क्या हमने अंडरस्टैंड करना है, क्या नोट करना है? देखो, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू mass number 20 and this corresponds to mass number 120 along x axis। mass number है ना, this corresponds to mass number 120। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, you will have certain peaks, 1 2 3। ये peaks किसके लिए हैं? किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए होंगी। जैसे ये पीक है हीलियम के लिए He24, ये पीक है कार्बन के लिए C612, ये वाली पीक ऑक्सीजन के लिए है O816। देन देयर आर सर्टेन डाउनवर्ड पीक्स, लाइक ये लिथियम के लिए होगी, ये नाइट्रोजन के लिए होगी, ये नियॉन के लिए है। इन पीक्स का मतलब क्या है? देखो, इस ग्राफ को देख के हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं एंड क्या कंक्लूजन्स हैं। We have certain observations and certain conclusions on the basis of this graph। So पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कम है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? The average binding energy of lighter nuclei is less। This is an observation। So
क्या कंक्लूजन निकालेंगे बेटा अगर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कम है? तो सिंपल कंक्लूजन ये निकला, देयरफॉर द लाइटर न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल। देयरफॉर the lighter nuclei are less stable. दूसरा ऑब्जर्वेशन we can see up to mass number 120, up to mass number 20, there are certain peaks like peaks corresponding to He helium, C612 and oxygen 816. There are certain peaks. ये peaks क्या इंडिकेट करती हैं? थ्योरेटिकल है बेटा पूरा, ये एक्सपेरिमेंटल है ना। These peaks indicate that these nuclei are comparatively more stable than their neighboring nuclei. ठीक है, लाइक हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबल है, यहाँ हाइड्रोजन पे दिखा सकते हैं, यू कैन रिप्रेजेंट H11 एंड H12 हियर। हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबल है हीलियम, हीलियम लिथियम से ज्यादा स्टेबल है, कार्बन नाइट्रोजन से ज्यादा स्टेबल है। तो ये पीक्स क्या इंडिकेट करते हैं कि ये पर्टिकुलर न्यूक्लियाई जो है अपने नेबरिंग न्यूक्लियाई से ज्यादा स्टेबल होते हैं। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ का शेप ऐसा बनता है। ग्राफ का शेप जो ऐसा बन गया, इस शेप को देख के हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करना है कि ये ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑब्जर्व की उसका कंक्लूजन ये है। तो पहला बेटा ये हुआ कि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम है, विच इंडिकेट्स कि लाइटर न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल। फिर अप टू मास नंबर 20 देयर आर सर्टेन पीक्स मतलब एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो गई ऐसे। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो गई, इसका मतलब वो पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन विद इट्स नेबरिंग न्यूक्लियाई। फिर जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई है, थर्ड पॉइंट क्या हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, फ्रॉम मास नंबर 20 to 120, मतलब जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई है फ्रॉम मास नंबर 20 to 120, the graph is almost flat. ये जो ग्राफ है ये फ्लैट है, which indicates कि therefore the intermediate nuclei are equally stable. जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैं, these intermediate nuclei are equally stable. सबका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट एक जैसा है। एंड फोर्थ पॉइंट आप खुद लिख लीजिए, जो लाइट हैवियर न्यूक्लियस हैं उनकी भी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कम होने का मतलब ये है कि दोज न्यूक्लियाई आर आल्सो लेस स्टेबल। सो क्या कंक्लूजन निकल गए इसके बेसिस पे? देखो चार चीजें, लाइटर न्यूक्लियाई जैसे H11, H12, फॉर दीज लाइटर न्यूक्लियाई द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इज लेस, व्हिच मींस कि लाइटर न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल। कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये ग्राफ ऐसा नहीं है, देखो ये ग्राफ ऐसा नहीं है कि लाइटर न्यूक्लियाई भी लेस स्टेबल, हैवियर न्यूक्लियाई भी लेस स्टेबल और इंटरमीडिएट इक्वली। यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं, देयर आर सर्टेन पीक्स
पीक्स ये चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि जो जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर 20 से 120 के बीच में है, दोज इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई आर इक्वली स्टेबल, मतलब उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सबकी बराबर है। इन दिस रीजन वी हैव आयरन जिसकी एवरेज यहाँ पर कहीं होगा Fe 2656, मास नंबर 20 से ज्यादा है, जिसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑल अदर्स, सो इट इज 8.8 MeV. So on the basis of this graph we can say the iron is the most stable one. फिर जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई ऑलमोस्ट इक्वली स्टेबल हो गए, फिर जो हैवियर न्यूक्लियाई हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडान, रेडियम, ये सब लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी भी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यूज हैं, जैसे हमने एक नाइट्रोजन की कैलकुलेट की, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बिस्मथ की है और उसकी है शायद बिस्मथ एंड आयरन की कैलकुलेट करने के लिए बोला। सो उस कैलकुलेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके ऐसा वाला ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं। तो इस ग्राफ के जो मेन कंक्लूजन है बेटा वो ये है कि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, दीज लाइटर न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल, एंड जो हैवियर न्यूक्लियस है दीज आर आल्सो लेस स्टेबल। इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई आर इक्वली स्टेबल। सो देखिए, लाइटर न्यूक्लियाई, हैवियर न्यूक्लियाई, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। बेटा लाइटर न्यूक्लियाई लेस स्टेबल होते हैं, इसीलिए दिस बिकम्स एक्चुअली रीजन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। इट बिकम्स अ रीजन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होके एक हैवियर एंड मोर स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम्स या न्यूट्रॉन्स कंबाइन होते हैं तो हीलियम न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सन एंड दैट इज व्हाई द सन बिकम्स ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, these lighter nuclei are less stable, they combine to form a bigger and comparatively more stable nucleus। मतलब वो इस रीजन से, ऐसे अगर ग्राफ है आपका, ऐसा ग्राफ है, इस रीजन से शिफ्ट होने इधर की तरफ। और ऐसे ही जो हैवियर न्यूक्लियस है, ये हैवियर न्यूक्लियस भी लेस स्टेबल होता है, एंड दैट इज द रीजन फॉर न्यूक्लियर फिजन। व्हाट इज फिजन? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक हैवियर न्यूक्लियस स्प्लिट होता है इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियस, टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं, फिजन एंड फ्यूजन, दीज आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड फिजन एंड फ्यूजन पॉसिबल क्यों है? फिजन एंड फ्यूजन पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द लेस stability of the lighter and the heavier nuclei. The lighter nuclei are less stable because lighter nuclei is bombarded on a heavy nucleus. हाँ, वो प्रोसेस फिजन होता है, बट वो बोmbardment से तो क्या होता है, प्रोटॉन रेशियो क्यों अनस्टेबिलिटी आ जाती है? न्यूट्रॉन बेसिकली, ये जो स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी है, ये आपने केमिस्ट्री में एक स्टेबिलिटी कर्व पढ़ना है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है ना, दैट डिसाइड्स कि ये न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। अब एक्चुअल में ये प्रोसेस क्या होता है, अगर अगर डिटेल में बताऊं कि न्यूक्लियर फिजन क्या है, देखो एक रिएक्शन से समझा देता हूँ न्यूक्लियर फिजन होता क्या है। बट फिजन होता क्यों है? क्योंकि जो हैवियर न्यूक्लियस है उसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसलिए वो स्प्लिट होता है। ऐसा नहीं है कि बम्बार्डमेंट किसी की भी करें किसी के ऊपर तो वो स्प्लिट हो जाएगा। आप आयरन के ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करो, कुछ नहीं होगा उस आयरन को, ठीक है। ये सिर्फ यूरेनियम में ही क्यों हुआ? क्योंकि यूरेनियम पहले से ही अनस्टेबल था या लेस स्टेबल था,
तो बम्बार्डमेंट करने से उसकी जो अनस्टेबिलिटी थी वो बढ़ गई। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, अगर फ्यूजन रिएक्शन की बात करें, आपको मैंने इफ यू रिमेंबर हमने कहाँ पढ़ा था, व्हेन वी स्टडीड द चार्ज कंजर्वेशन। अगर एक यूरेनियम न्यूक्लियस है, से दिस इज यूरेनियम 92 to 35, इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं, इट बिकम्स यूरेनियम 92 to 36 विच इज अनस्टेबल, और ये कन्वर्ट होता है बेरियम 56 141 प्लस क्रिप्टॉन 36 92, और इस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन्स और कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। बेटा ये जो एनर्जी है ये बेसिकली मास डिफेक्ट है, जो मास है इनका मास ज्यादा था, इनका मास कम हो गया, तो सम ऑफ द मास इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉरगेट अबाउट दैट। यहाँ अगर आप देखें 143 56 143, ये जो है देखो मास नंबर 236 है, राइट। तो ये ऑलमोस्ट, ये जो हमारा अगर कर्व बनाए तो इस कर्व में यहाँ कहीं होगा, ये वाला जो है अगर ये 120 तक, तो देखो ये 143 यहाँ कहीं होगा, ये 92 इधर कहीं होगा, मतलब अनस्टेबिलिटी से स्टेबल रीजन की तरफ शिफ्ट हो रही है एलिमेंट्स। इस प्रोसेस को, जिसमें एक हैवियर न्यूक्लियस 2 या 2 से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियस में स्प्लिट होता है, इसको फ्यूजन बोलते हैं। और ऐसे ही जैसे 2 ड्यूट्रॉन्स कंबाइन होते हैं, ट्रिटियम बनता है H13, एक प्रोटॉन निकलता है इस प्रोसेस में, 4 MeV ऑफ एनर्जी निकलती है। अब ये जो यहाँ प्रोटॉन निकला, ये किसी दूसरे, अब ये रिएक्शंस अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये किसी दूसरे ड्यूट्रॉन के साथ कंबाइन होगा, और इस प्रोसेस में वी गेट हीलियम न्यूक्लियस, ड्यूट्रॉन ट्रिटियम, ठीक है। वी गेट हीलियम न्यूक्लियस, इसमें एक न्यूट्रॉन मिलता है हमें 0 1, और ऑलमोस्ट 17 MeV ऑफ एनर्जी है। अभी रिएक्शन के डिटेल में मत जाओ, सिर्फ ये समझो, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं ये लिख के दे भी देता हूँ। 2 ड्यूट्रॉन्स कंबाइन हुए, बन गया एक ट्रिटियम, ठीक है। फिर ये ट्रिटियम जो है इसके साथ एक और ड्यूट्रॉन कंबाइन हुआ तो बन गया हीलियम। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है फ्रॉम दिस इज प्रोटियम H11 H12 H13 सब इधर है, और हीलियम इधर है पीक। तो ये अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ शिफ्ट है, ठीक है। इतना ही है इस चैप्टर में।